दोस्तों यहाँ पर हम लोग एस टी यादव मैथ का चैप्टर नंबर 34 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पाई चार्ट। और दोस्तों ये इसका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, जिसको मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे पहले के सभी चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पाई चार्ट में आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको किस टाइप के सवाल मिलेंगे और उन्हें कैसे आपको सॉल्व करना है, सभी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो ग्राफ बना हुआ है ना, पाई चार्ट जो आपके सामने बना हुआ है, ये गोला है। और गोले के अंतर्गत आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपको परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है। आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। एक तरीका तो आपका ये होता है। इसी में आपका दूसरा टाइप ये होता है कि आपको जो इस प्रकार से आपको जो गोला मिलेगा ना, जो वृत्त मिलेगा, इसमें दोस्तों आपको दे रखा होगा कोण। इस तरीके से आपको कोण दे रखे होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको रखा होगा कि 180 अंश यहाँ पर है, यहाँ पर आपको बताएगा कि 90 अंश है, कि ये 30 अंश का है, ये 60 अंश का है, ठीक दोस्तों। इस तरीके से आपको क्या रखा होगा, इस तरीके से आपको टोटल आपको रखा होगा एक गोला, और जिसके सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश। अगर परसेंटेज में होगा तो इनके सभी परसेंटेज का योग कितना होगा, 100%। तो पहले तो आप लोग एक बात समझ लीजिए ये वाली, ठीक है, कि गोले में मतलब ये जो आपका वृत्त बनता है ना, इसमें अगर आपको कोण में दे रखा हो कि इतने डिग्री का कोण बनता है, तो आपका टोटल बनेगा 360 का, आपको ये पता भी होगा। परसेंटेज में होगा तो आपका टोटल बनेगा 100 डिग्री का। अगर हम इनको बराबर करें तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 100% आपका बराबर होगा 360 के। और यहीं से अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका हो जाएगा 10% आपका हो जाएगा बराबर 36 के। तो आप लोग ऐसे भी यहाँ पर देखिएगा, किसी में आपसे कहेगा कोण बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इस टाइप का भी आपका सवाल बन सकता है। देखिए एक एक सवाल को अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। इसके साथ साथ अगर आपको आर एस अग्रवाल मैथ भी पढ़ना है तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। आर एस अग्रवाल मैथ भी चैप्टर वाइज बिल्कुल चल रहा है यहाँ पर। पहला सवाल हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। पहला सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले निर्देश पढ़ लेंगे कि लिखा है कि किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा दिया गया है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, भोजन पर कुल 4800 रुपये का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपये व्यय होते हैं। भोजन पर 4800 रुपये का व्यय मतलब होता है खर्चा होता है। भोजन पर खर्चा कितना होता है, 30%। लेकिन आपसे कहा 4800 रुपये खर्चा होता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि आपको 30% जो आपका भोजन पर खर्चा है ना, ये आपको दे रखा है कि 4800 रुपये का यहाँ पर खर्चा होता है। तो 30% की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर होगी 4800। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय हुए। अगर इस पूरे सभी की बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल अगर आपसे मैं पूछूं कितने परसेंट है, तो आप बताएंगे टोटल आपका ये है 100%। और आपसे इसी की वैल्यू पूछी गई है, आपसे कहा गया है तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको 100% की वैल्यू निकाल देनी है। लेकिन निकालने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पर सीख लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जीरो से आप जीरो को कैंसिल करेंगे। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचा 1, 3 छक 18, 0। आपने निकाला है कि 1% की वैल्यू आपकी आ गई 160। आपको निकालना है 100% की वैल्यू, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 160 आपके 2 जीरो और, ठीक है। तो इतना आपका बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन की दोस्तों बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 16,000 रुपये। तो इस तरीके से आपका पहला सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गया है। आप लोग इस बात से सहमत भी होंगे, आप सभी के समझ में भी आ गया होगा। आगे देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। क्या आपसे कहा गया है परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। परिवहन देखेंगे आप लोग 12%, कपड़ा देखेंगे 5%, ये हुआ ना। तो टोटल आप देखेंगे तो आपका हो रहा है 17%। और आपको इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। लेकिन अभी आपने यहाँ पर देखा था कि जो आपको ये देखा है ना, ये वाला आपको देखा था कि 30% आपका बराबर था कितने के, 4800 रुपये के। अगर 30% आपका 4800 के बराबर है तो अभी आपने यहाँ से 1% की वैल्यू भी निकाली थी। अगर आपको ध्यान हो, मुझे ध्यान नहीं रहेगा तो मैं निकाल के फिर से आपको दिखा रहा हूँ। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे आपका जाएगा 16 3 48, 0, 160 रुपये आपका आ गया 1%। आपको निकालना है 17%, तो हम क्या करेंगे, हम 160 में 17 से कर देंगे गुणा। 0 17 चंगा 102, 102 का दोस्तों 0 वहाँ से लगा कितना 10,
17 का 17 तो 27, 2720 रुपये। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। कितना आपका बनेगा? 2720 रुपये। तो दूसरा सवाल भी आप सभी के समझ में यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और 1% की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे 160 रुपये है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1% 160 रुपये। 1% की वैल्यू आपकी आ गई 160 रुपये। अब आप आगे देखिए सवाल अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है। फुटकर व्यय माने फुटकर वाला जो खर्चा है 30%, ये भोजन पर खर्चे का कितना परसेंट है। कि जो 10% है ना, ये 30% का कितना है आपसे पूछा गया है। तो जो 10% आपका है ये 30% का कितना है। तो आप क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आप लोग इसमें 100 से गुणा कर देंगे। इसको आप परसेंटेज में चेंज करके बताएंगे ना, तो आप 100 से इसमें क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे। ऐसे सवाल में आपको इनकी वैल्यू निकालनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको दोनों चीज़ें परसेंटेज में दे रखी हैं तो आप ऐसे ही सीधे लगा सकते हैं। इसमें आपको परसेंटेज से वैल्यू आप लोग करेक्ट नहीं निकालनी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आपका सवाल तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, आपका आया 100/3 और इसको आप चेंज करेंगे आपका आएगा 33 सही 1/3%। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर भी निकाल दिया है 33 सही 1/3%। ये बात भी आप सभी के समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। आगे आपको निकालना है किराया पर खर्च किया गया, मतलब किराए पर किया गया खर्च याद कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, देखिएगा मैं भी आपको बताता हूँ। किराए पर खर्च यहीं पर निकाल देता हूँ, ठीक है। किराए पर खर्च कितना हुआ। किराए पर खर्च आपसे पूछा गया है, किराए पर अगर देखेंगे आप लोग हुआ 25%। 25% देखिए 1% की वैल्यू आपको देखिए 160 रुपये और आपको 25 की निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। 25% की आपको निकालनी वैल्यू क्या करेंगे हम, इसमें 160 में 25 से कर देंगे गुणा। कितना आपका आएगा देखिएगा, 0 का 0 आएगा। 25 और 16 की आपको गुणा करनी है। तो 25 छंगा 150 का 0 हाथ लगा 15, 25 सेकंड 25 15 कितना हुआ 40। तो आपका आ गया कितना, आ गया आपका आ गया है 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ठीक है। 4000 रुपये ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, 4000 रुपये। ये बात भी आप सभी के समझ में आई होगी। अब आपको निकालना है कुल बचत। देखिए 1% की वैल्यू आपकी आई 160 रुपये, इसको आपको ध्यान रखना है। 1% की वैल्यू आपकी है 160 रुपये। आपको अब क्या निकालना है, आपको निकालना है कुल बचत। बचत की बात करेंगे कितनी, 18%। तो यहाँ से आप 18% निकाल दीजिए, सवाल में कुछ भी नहीं था। यहाँ पर आप क्या करेंगे 160 के गुणा कर देंगे कितने में, 18 में। तो गुणा करेंगे यहाँ पर कितना आपका आएगा देखिएगा, 0 16 8 128 का 8 हाथ से लगा 12, 16 1 16 12 कितना 28, 2880 रुपये आपका आ गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 2880 रुपये। इस तरीके से आपका पहला सवाल लग गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप लोग बेहतर तरीके से इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए इसके बाद दूसरा प्रश्न। अगर आपके पहला प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप दूसरे को समझिएगा। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सभी आने लगेंगे, ठीक है। कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर देखिएगा आपके लिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, आप सभी के सामने है। परसेंटेज में आपको यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर निर्देश को पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ दिए गए वृत्त लेखा चित्र में एक परिवार में वर्ष 1998 में विभिन्न मदों पर किए खर्च को दर्शाया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1998 में एक परिवार का विभिन्न मदों पर किया गया खर्च। आपको दे रखा है कि किस चीज़ पर कितना कितना परसेंटेज आपका खर्चा किया गया है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। सवाल पढ़ेंगे। 1998 का कुल खर्च आपको दे रखा है 46,000 रुपये था। तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना है। देखिए अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये मैं टोटल की बात करूँगा इसके, तो ये टोटल आपका कितना होगा, टोटल आपका होगा 100%। बस देखिए बात को समझ लीजिए एक बार में, ठीक है। ये टोटल आपका होगा 100% और आपको दे रखा है कि ये टोटल कुल खर्चा कितना 46,000। अगर मैं यहीं से आपसे कहूँ कि आप बताइए 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू कितनी होगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1% की आपने निकाल दिया, आपका आ गया 460 आ गया। और फिर आपसे कहा गया कि भोजन की मद में किया गया खर्च, भोजन में कितना किया 23%। अब आपको यहाँ से निकालनी है 23% की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 23% की। तो आप क्या क्या लिखेंगे आप लोग, 46 गुणा 23, ये आप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको निकाल दीजिएगा, 0
23 छंगा 138 का 8, हाथ से लगा 13, 23 चौका 92, 92 तेरह कितना हुआ, 92 और 13 कितना हुआ, तो 5 और कितना हुआ 10। ठीक है, कितना आपका हुआ 10,580। 10,580 ऑप्शन नंबर आपको 2 वाले में दिख रहा है। तो पहले प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 10,580 रुपये। अब यहाँ पर भी आप लोग बात ध्यान रखेंगे कि 1% की वैल्यू आपकी 460 है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1% की वैल्यू आपकी कितनी है, 460 रुपये। सवाल कह रहा है कि कुल खर्चा 4600 रुपये था, मतलब वही आपका बिल्कुल है। तो वस्त्रों और आवासों पर कुल कितना खर्चा हुआ, वस्त्र पर और आवास पर। अब देखिए, वस्त्र पर और आपको आवास पर बताना है। ठीक है, वस्त्र आवास पर अगर मिलाकर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 25%, और ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग इस पर 25 से कर देंगे गुणा। तो देखिए 25 0 का 0, 25 छंगा 150 का 0, यहाँ से लगा 15, 100 और 15 115, आपका आ गया है 11,500 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। इसका दूसरा तरीका भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ रखा था कुल खर्चा 4600 रुपये है। कुल खर्चा आपको पता है 100% होता है, 100% आपको रखा है 46,000। ठीक है, और आपको निकालना कितना है, वस्त्र आवास पर, जो कि आपका 25% है। तो अगर आप यहाँ से 25% निकालना चाहें तो इसका मतलब क्या है कि 100 में अगर आप 4 का भाग कर देंगे तो आपका 25% आ जाएगा, मतलब 25 आ जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से आप काटेंगे, आपका वही निकल जाएगा 11500। ठीक है, तो आप कैसे भी चाहें वैसे आप लगा सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये सवाल क्लियर होगा आप सभी को। तीसरा नंबर देखेंगे, यहाँ पर आवास पर किए गए खर्च और शिक्षा पर किए गए खर्च का अनुपात। आवास पर किए गए खर्च और शिक्षा पर किए खर्च का अनुपात। आवास पर 15%, शिक्षा पर 12%, दोनों का आपको बताना क्या है, आपको बताना अनुपात। देखिए, अनुपात बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, अगर आपको कोई वैल्यू आपको अगर परसेंटेज में दे रखी है तो इससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अनुपात पूछा गया है तो आप जैसे का तैसा लिख लीजिए और यहाँ से इसको काटिएगा, आपका आएगा 5:4। 3 से काटेंगे 53 15 3 को 12, तो बस आपका 5:4 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। इसको देखेंगे, आप लोग लिखा है कि ग्राफ चित्र में पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद कौन सी है। सर्वाधिक खर्च वाली, सबसे ज़्यादा खर्च किसका हो रहा है, तो जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है वही सबसे ज़्यादा खर्च होती है। तो कौन सी, भोजन यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो भोजन आपका एक वाले में है, तो आपका एक वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका दोस्तों, यहाँ पर भोजन बन जाएगा। ठीक है, इसी का आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है कि यदि परिवार 1998 का कुल खर्चा 46,000 रुपये है, वो तो पता ही था, तो परिवार की बचत कितने रुपए है। बचत देखेंगे तो बचत कहाँ पर 15%। अब आपको ये पता है कि 1% की आप निकाली थी वैल्यू, आपकी आई थी 460 रुपये, आपको निकाल देनी है 15% की। तो कैसे निकालेंगे, हम इसमें 15 से गुणा करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 15 से, तो 0 का 0, 15 छक्का 90 का 0, यहाँ से लगा 9, 15 चक्को 60, 9 कितना हुआ 6900। ठीक है, तो 6900 आपका यहाँ पर तीसरे वाले में है, तो आपका तीसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर दोस्तों 2 सवाल लग चुके हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ पर भी आपका बिल्कुल वैसा ही सवाल है। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी समझेंगे, सवाल को लगाएंगे। नीचे दिया गया एक पाई चार्ट, मतलब एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों के लिए 1 महीने के खर्च को दर्शाता है। इसका अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब सवाल आपसे कह रहा है कि किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बन जाता है। क्या पूछा गया है कि किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बन जाता है। अब देखिए 108 डिग्री की बात की गई है यहाँ पर, 108 डिग्री का कोण किन में बन जाता है, आपसे ये पूछा गया ना। तो आप इसके लिए एक काम करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसके स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब आपको परसेंटेज में दे रखा हो और आपको कोण वाला भी हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो 100% होगा ना, ये आपका बराबर होगा कितने के, 360 के डिग्री के।
और अगर हम इसी को उल्टा करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 360 डिग्री जो है ये आपका बराबर हो जाएगा कितना 100% के। किसी में भी आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ से आप जीरो काटेंगे और आपको यहाँ पर दोस्तों करना क्या है देखिएगा, आपको 36 को बनाना है 108 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, आप 36 यहाँ कर देंगे, आपका 108 हो जाएगा ना, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग 3 से गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 30%। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि 30% आपको पता हो गया कि 30% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 30% की दोस्तों आपकी वैल्यू हो गई है 108 डिग्री। अब आपको सिर्फ 30% को जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन को पकड़ेंगे एक तरफ से और 30% जिसका भी आ गया वही हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो देखिएगा पहला ऑप्शन ईंधन कपड़े और अन्य, ईंधन कपड़े अन्य। तो ईंधन यहाँ पर हुआ, कपड़े कहाँ पर हुए, कपड़े यहाँ पर हुए और अन्य कहाँ पर, अन्य यहाँ पर हुआ। जोड़िएगा 11 और 9 20, 20 और 6 26, 26% हुआ दोस्तों, 26% हुआ। और मुझे चाहिए कितना 30%, तो ये नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। दूसरे वाले को देखेंगे, दूसरे वाले में दोस्तों कहा गया है ईंधन शिक्षा अन्य। तो ईंधन कहाँ पर, ईंधन ये वाला रहा, शिक्षा यहाँ पर है, अन्य यहाँ पर है। इन तीनों को मिला लीजिएगा तो 9 15 और 6 कितना हुआ 30। तो 30% आ गया ना। और यहाँ पर आपको दे भी रखा है तो समझ जाएगा आप लोग कि आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है, आप इस तरीके से लगा देंगे सवाल को, सवाल बिल्कुल लग जाएगा। तो पहला लग गया है। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे। लिखा है कि यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपये हो तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ। देखिए कुल आय 25,000 रुपये, कुल आय कितनी होती है मैं आपको बता चुका हूँ कि 100% हमेशा रहेगा आपका। ठीक है, और इसके वैल्यू आपके 25,000। और आपको दोस्तों बताया गया है किराया और भोजन पर कुल खर्च कितना हुआ। तो किराए पर और भोजन पर, किराए पर और भोजन पर, इन दोनों पर आप देखिएगा 15 और 45 कितना हुआ 60%। ये आपको निकाल देना है। आप एक काम करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए जीरो से आप जीरो कैंसिल कर देंगे। अब आपको 10% की वैल्यू पता लग गई है, कितनी है 2500। 10% की वैल्यू 2500 आपको 60 की निकालनी है। तो 10 छंगा 60, यहाँ से यहाँ पर देखिए आपने, तो यहाँ पर 6 गुना है ना, तो आप इसमें भी 6 से गुना कर दीजिएगा। 25 छंगा 150 आपका हो जाएगा, आपके 2 जीरो लगेंगे। ठीक है, तो 15,000 आपका आएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा क्योंकि आपका यहाँ पर आंसर तो निकल के आया नहीं है, इसलिए एक बार आप लोग इसको फिर से देखिएगा। ठीक है, कि कहाँ पर आपका, कहाँ पर कौन सी समस्या यहाँ पर हो गई है। इन्होंने कहा है यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपये हो तो किराया और भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ। तो कुल खर्चा आपको बताना है किराए पर भोजन पर। तो किराए पर 15% का है, बिल्कुल सही है। भोजन 45, टोटल आपका 60% हुआ, आपका 15,000 बन गया, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों बात करेंगे अगर हम, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, तो आपका यही सही है। ठीक है, जो मैंने आपको निकाल के यहाँ पर दिखा दिया है 15,000। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो 15% आपका किराया है, इन्होंने इसको 14% कर दिया। इन्होंने इस किराए को कर दिया है 14%, इसीलिए यहाँ पर इतना अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग क्या करें, अगर आप लोग इसको 14% कर दें तो आपका 1% कम हो जाएगा, उसके हिसाब से आपका थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो मैंने आपको बता दिया है ना, जो 15,000 आपका आया है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है। आप चाहें तो 14% कर दें तो आपका आंसर 14,750 वाला आ जाएगा। ठीक है, 1% कम आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शिक्षा और भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात। देखिए शिक्षा पर भोजन पर, शिक्षा पर 15%, भोजन पर 45%, शिक्षा पर 15, भोजन पर 45। आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात निकालना। तो आप देखिएगा 15 एकन 15, 15 3 45, तो आपका निकल के आ गया 1:3। तो आपका ये सवाल भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, कितना आपका आ गया 1:3। लास्ट सवाल आपका है 4 नंबर। किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना % है। किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना % है। देखिए किराए पर खर्च कितना किया गया 15%। अब देखिए किताब वालों ने यहाँ पर 14% लिया है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 15% से ही लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो 14% लगा सकते हैं, बाद में ये मत कहना कि सवाल गलत बताया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 15% से ही आपको निकाल के दिखा रहा हूँ।
आप चाहें तो आप 14% का निकाल के देख सकते हैं। और कह रहा है किराए पर किया गया खर्च कितना है, 15% जो है ये ईंधन के खर्च का कितना परसेंट है, तो ईंधन पर था 9%, तो ये कितना है 9 का कितना है, तो आप इसमें गुणा कर देंगे 100 से, ये तो कटेगा नहीं, 3 3 15 आपका 5 में चला गया, और गुणा करेंगे आपका आएगा 500/3 आपका आएगा। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, देखिए 3 एक 3 बचा 2 20 हो गया, 3 18 बचा 2 3 18.66, तो लगभग 167% लगभग आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको 14% करेंगे तो इसका उत्तर अलग आएगा। आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, तो हमारा तो आ गया 168%, आपका हो सकता है कम ज़्यादा आ जाए। ठीक है, क्योंकि आप अगर 14 मान के लगाएंगे तो आपका कम आएगा। फिलहाल आप लोग बात को समझ रहे होंगे जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, सवाल में आपसे कुछ भी दे रखा हो, अगर आप तरीका लगाएंगे सही से तो आपका सवाल लग जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल भी आपका परसेंटेज पर ही आधारित है। यहाँ पर आपको दे रखा है बिल्कुल सवाल वैसा ही है, तो 4600 रुपये है, ये भी आपका बिल्कुल वैसा है 4600 रुपये, यहाँ पर भी आपको दे रखा है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको सवाल को देख रहा हूँ। ठीक है, ये तो नहीं है सवाल वही आपका हो जो मैंने आपको दूसरा वाला सवाल बताया था, तो दूसरा सवाल जो मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, बिल्कुल ये सवाल आपका वैसा ही है। ठीक है, दूसरे सवाल की तरह ही बिल्कुल आपका ये सवाल भी है। तो देखिए ये सवाल तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, सवाल नंबर दूसरा वाला है बिल्कुल इसके जो है। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिस करिए दोबारा। ठीक है, एक बार फिर से लगाइए ताकि आपको अच्छी तरीके से सब कुछ आ जाए, कहीं पर आपको कोई समस्या ना हो। जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल आप वैसे ही सवाल को लगा लीजिएगा, आपसे सवाल लग जाएगा। और अगर आप अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख रहे हैं तो आप किसी भी किताब से उठा लीजिएगा, सवाल आपसे लग लेंगे। ठीक है, पाईग्राफ के सवाल जो है वो आप लगा लेंगे, चाहे आप किसी से भी निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए निर्देश आपको दिया गया है, खींचा गया निम्नांकित पाई चार्ट किसी एक परिवार के वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर हुए व्यय और बचत को दर्शाता है। कितना खर्चा हुआ, कितना बचा। यहाँ पर रखा है कि आलेख में अध्ययन कीजिए और 1 से लेकर 5 तक के जवाब दीजिए। और लिखा हुआ है कि किसी परिवार द्वारा 2001 में विभिन्न मदों पर बचत पर व्यय परसेंटेज में, मतलब टोटल आपको वही रखा है कि इसमें किसमें कितना आपने खर्च कर दिया। सवाल नंबर 1 को पढ़ेंगे आप लोग जब तो समझेंगे आप लोग। यहाँ पर लिखा है कि यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान परिवहन पर हुए व्यय में अन्य था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है दोस्तों कि अन्य था, लेकिन सवाल मिसप्रिंट यहाँ पर है। ठीक है, किताब में थोड़ी गलती यहाँ पर है, सवाल में इससे पहले वाले में थोड़ी गलती थी, यहाँ पर भी है अन्य नहीं, यहाँ पर आपसे कहा गया है अंतर। ठीक है, अंतर आपसे कहा गया है, अन्य नहीं कहा गया। यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी, कुल आय 1 लाख रुपए, मैंने आपको बताया है कुल आय को आप क्या मानेंगे, आप हमेशा इस टोटल को मानेंगे 100%, परसेंटेज अगर आपका है तो। और ये आपका है 1 लाख, 2 जीरो फिर आपके 3 जीरो और इस तरीके से है ना। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 1% निकाल लेंगे, आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे और आपका यहाँ पर 1% जो आपका आएगा ना वो कितना आएगा, आपका आएगा 1000 रुपये। और आपको पूछा गया है कि मकान परिवहन पर हुए खर्च में मतलब अंतर बताइए, तो मकान और परिवहन, मकान परिवहन, मकान का मतलब आवास। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं मिलेगा कि मकान है कहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मकान को आवास भी कह सकते हैं। परिवहन भी बहुत से बच्चे कन्फ्यूज, परिवहन क्या होता है, तो परिवहन यातायात वाला होगा। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि परिवहन कौन सा होगा और आवास कौन सा होगा। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इनका अंतर। अब दोस्तों इनके अंतर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि इनका अंतर कितना रुपए हो जाएगा, तो देखिए अंतर की दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनके बीच का अंतर कितना है। ठीक है, बात को समझिए, एक बार में आपका आंसर आएगा। इनके बीच का अंतर आप देखेंगे तो आपका अंतर इनका दिख रहा है आपको 10% का। इनके बीच में दोनों के बीच 10% का अंतर, तो आप इसका निकालिए वैल्यू कितनी आपकी आएगी, आपकी आएगी 3 जीरो आपके 1 जीरो और 10,000 रुपये। तो आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, 10,000 रुपये। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को देख कर ही सॉल्व कर सकते थे। पहला सवाल सभी के समझ में आया होगा। अगला सवाल आपका क्या लिखा हुआ है कि ठीक है, अगले को पढ़ेंगे, इसके बाद इसको हटाते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए परिवार का सबसे अधिक व्यय किस पर हुआ, सबसे ज़्यादा व्यय किस पर हुआ, तो जिसका परसेंटेज वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, देखिए भोजन आ गया ना यहाँ पर 23%, तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, भोजन हो जाएगा। ठीक है, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा उसी पर सबसे ज़्यादा व्यय होगा, तो कौन सा होगा यहाँ पर, भोजन, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है,
अगला यहीं पर लिखा हुआ है प्रश्न के परिवार की वर्ष में कुल हुई बचत निम्नलिखित में से हुए व्यय के बराबर थे। कुल बचत जो है ये किस पर व्यय के बराबर थी? तो बचत कितनी बचत है 15%। और जो आपकी 15% है ना, ये किसकी व्यय मतलब किसके बराबर है? तो 15% की बात करेंगे, पहला भोजन है तो भोजन के बराबर भोजन 23 है तो ये नहीं है। दूसरा कपड़ा है, कपड़े पर आप देखेंगे तो कपड़े को वस्त्र है आपका 10% तो ये भी नहीं है क्योंकि आपका बजट 15% है तो ये भी गलत हुआ। मकान, तो मकान मतलब आवास, आवास पर 15%। और आपसे कहा है कि परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत जो है किसके बराबर है? तो बचत जो है वो आवास के व्यय के बराबर है टोटल। आपको यहाँ से दिख रहा है दोनों की वैल्यू आपके 15% यहाँ पर निकल के आ रही है। इसका मतलब बचत जो है वो मकान के किराए जो है, मकान जो आपका है ना आवास, उस पर व्यय के बराबर हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे चौथे प्रश्न के बारे में। तो आप लोग देखिए यहाँ पर परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना % व्यय हुआ? परिवहन और अन्य मदों पर मिलाकर, तो परिवहन की बात करेंगे 5% और अन्य मदों की बात करेंगे तो अन्य पर 20%। परिवहन पर 5%, अन्य मदों पर 20%, कुल मिलाकर कितना हुआ? तो कुल मिलाकर आपका ये हो गया 25%। जी आपका हो गया है कुल 25%। सवाल कह रहा है कि परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना % खर्चा हुआ? तो कुल मिलाकर 25% खर्चा हुआ। ठीक है, क्योंकि टोटल आपकी आय थी 100%, 100% में से 25% इन दो चीज़ों पर आपका खर्चा हो गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी सवाल सॉल्व होकर ऑप्शन नंबर 1 वाला मतलब ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। लास्ट सवाल आपके लिए यहाँ पर बचा हुआ है, इसको फटाफट से यहाँ पर देख लीजिएगा। सवाल है अगर आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च हुआ? शिक्षा पर देखेंगे 12%। 12% की आपको वैल्यू निकाल देनी है। आपको ये पता है कि 1% की वैल्यू आप कितनी थी, आपको 2 जीरो कम कर देना, इसमें से आपके थी 1000 रुपये। और आपको निकालने कितनी, आपको निकालनी 12% की कितनी आपको जाएगी? आपको जाएगी 12,000 रुपये। सवाल में कुछ भी नहीं है। आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों इसके बाद में हम लोग अगले सवाल पर, और यहाँ पर आप देखेंगे अगला सवाल आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर निर्देश को पढ़िएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट पर आधारित है और पुस्तकें बनाने तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाले % व्यय को यह पाई चार्ट दर्शाता है। पाई चार्ट को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कागज़ की लागत। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखा कागज़ की लागत के लिए त्रिज्य खंड के कोण के लिए माप ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है ना यहाँ पर, तो आप देखिएगा कागज़ की लागत के लिए त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप ज्ञात कीजिए। आप सभी को ये तो पता है, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आपका एक टोटल होता है 100% अगर आपका परसेंटेज में है, और डिग्री में अगर आपका है तो ये आपको हो जाएगा 1/360 अंश। ये दोनों आपस में होंगे बराबर। 360 डिग्री तो आपका बराबर किसके है? 36, मतलब 100% आपका है 360 डिग्री। आपको बताना है कागज़ की लागत। कागज़ की लागत की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर आप देखेंगे आपको रखा है 10%। कागज़ की लागत कितनी? 10%। तो अगर आप यहाँ पर 10% की निकालेंगे ना तो आप 1 जीरो कम कर देंगे, आपका आएगा 36 डिग्री। तो 36 वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर तो आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, 36 डिग्री। इस तरीके से आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया है और आप सभी के बात ये समझ में भी आ गई होगी। दूसरे के बारे में देखिएगा, यदि छपाई का व्यय 17,500 रुपये है तो निम्न रॉयल्टी देनी पड़ेगी। छपाई का व्यय कितना है? 17,500। छपाई का लाभ यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको बताया गया छपाई का व्यय 17,500 है, ये बताया गया ना। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि तो निम्न रॉयल्टी देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर छपाई का लाभ ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो सबके व्यय के बारे में बात की गई है, पुस्तकें उनकी बिक्री और उनके व्यय वगैरह बनाने पर। ठीक है, व्यय वगैरह को दर्शाया गया है, तो यहाँ पर आप समझिएगा छपाई का ही व्यय ही दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका है 35%। कितना आपका यहाँ पर है? ये आपका है 35%, और जिसकी दोस्तों आपको वैल्यू दे रखी है 17,500। 17,500 आपको दे रखी है ना। आपको बताया निम्न रॉयल्टी देनी पड़ेगी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। रॉयल्टी की बात करेंगे तो कितनी आपको देनी पड़ेगी? 15% की। पहले तो आप इसको हल करिए, 5 से काटिएगा, 5 7 35, 7 से काटिए, 7 पंचे 35, और 7 से काटेंगे इसको तो 7 दूना 14, 7 35, 2 जीरो।
5% आपका हो गया है 2500 के बराबर। आपको निकालना है 15%। तो आपका देखिए यहाँ पर इसमें अगर हम इसमें गुणा 3 से करते हो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप 3 से गुणा कर देंगे। 25 यहाँ कितना होगा 75 और 2 जीरो 7500 दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। कितना आपका बनेगा 7500 रुपये, इतनी आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ये बात भी आप सभी के समझ में आ रही होगी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, यदि विविध व्यय 6000 रुपये हो तो रॉयल्टी से जल्दसाजी या कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है। विविध व्यय 6000 रुपये है। विविध की बात करेंगे तो विविध व्यय है 4% और आपको दे रखा 6000, तो इसका मतलब है 4% की वैल्यू आपको दे रखी है 6000 रुपये। 4% की दोस्तों आपको वैल्यू दे रखी है कितनी है 6000 रुपये। और फिर आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको निकालना है रॉयल्टी और लिखा है इससे जल्दसाजी और कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है। रॉयल्टी कहाँ पर, रॉयल्टी ये है और ये वाला व्यय जो आपको बताएगा जल्दसाजी और ये है 18% और ये जो है कितना ज़्यादा है, तो 15% से ये वाला कितना ज़्यादा है, तो 3% ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप लोग, रॉयल्टी 15% और जल्दसाजी के लिए 18%, तो 3% ज़्यादा है। बात यहाँ पर आपकी ये है कि आपको 3% निकालना है, कितना है, तो देखिए एक की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे 1% की। 1% निकालेंगे 4 से आपका आएगा 15 चक्कू 60, तो आपके 2 जीरो। ठीक है, आपका आ गया 1500। 1% दोस्तों आपका आ गया है 1500। आपको निकालना है 3%, तो कितना आपको हो जाएगा, एक में अगर आप 3 से गुणा करेंगे तभी तो आपका 3 आएगा ना। यहाँ पर भी आप लोग 3 से गुणा कर दिए, कितना आपका आएगा 4500 रुपये। तो 4500 रुपये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 4500 रुपये। मैं एक एक सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ बता रहा हूँ और आप सभी लोग समझ भी पा रहे होंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न नंबर 4। विज्ञापन के लिए व्यय के केंद्रीय कोण से छपाई के व्यय का केंद्रीय कोण निम्न अधिक है, मतलब कितना अधिक है। देखिए, विज्ञापन के लिए व्यय और छपाई के लिए व्यय, तो विज्ञापन की बात की जाएगी तो विज्ञापन के लिए ये रहा, छपाई के लिए ये रहा। और आपसे कह रखा है कि इनके लिए केंद्रीय कोण जो है उनमें से आपका ज़्यादा वाला जो है वो कितना ज़्यादा है, मेन चीज़ यही तो है ना। देखिए, इसके लिए अगर आप चाहें तो पहले दोनों का केंद्रीय कोण निकाल दें, माइनस करेंगे, लेकिन हमें लगेगा टाइम, हमें टाइम को बचाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें से हमें बताना है कि जो विज्ञापन के लिए वह है वो छपाई, लिखा है कि से छपाई के लिए केंद्रीय कोण कितना ज़्यादा है। तो छपाई वाला यहाँ से अगर आप देखें तो ये कितना ज़्यादा है, आप पहले ये निकाल दीजिएगा कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है आप निकाल सकते हैं ना। माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करेंगे 15 से 8 गया 7 और 2 से 1 गया 1, तो आपका आ गया 17%। कि 17% कैसा है, ज़्यादा है। 17% कैसा है, ज़्यादा है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपको 17% को ही क्या करना है, आपको डिग्री बनानी है इसकी। ठीक है, आपको इसके कोण निकालना है। तो आपको दोस्तों ये पता है कि 100% जो आपका होता है वो आपका 360 डिग्री के बराबर होता है, पहली बात। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम जीरो काट देंगे। ठीक है, हमारा दोस्तों यहाँ पर ये आ गया है कि आपकी 10% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई 36। हमें निकालनी कितने की, हमें निकालनी 17% की, तो 17 के भी निकल आएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, हम निकालेंगे 17% के। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे 36 बटा में कर देंगे 10 और जितने की निकालने उसका गुणा कर देंगे यहाँ पर। इतना सा आपको काम करना है सिर्फ। 17 छंगा 102 का 2 हाथ से लगा 10, 17 या 51 10 61, आपका एक अंक पॉइंट आपका आ गया 61.2 डिग्री। ठीक है, 61.2 अंश आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कितना दोस्तों आपका यहाँ बन जाएगा 61.2 अंश। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 5 नंबर के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके बाद में। तो 5 नंबर को आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, कागज़ की लागत छपाई के व्यय का लगभग कितना परसेंट है। कागज़ की लागत 10% और छपाई का व्यय 35%, और कह रहा है का लगभग कितना परसेंट है, कि जो कागज़ की लागत जो 10 है ये 35 का कितना परसेंट है। तो इतना आपसे पूछा गया, आप इसमें 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज में आपका चेंज हो जाएगा। 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 7 35, 5 3 10, आपका हो जाएगा ये 200 बटा में आपका हो जाएगा 7, और इसको काटेंगे आपका हो जाएगा 7 3 21, नहीं जाएगा 7 दूना 14, 6 60 हो गया, 7 56 पॉइंट 28 पॉइंट आएगा। तो 28 पॉइंट आपको बी में दिख रहा है, तो आपका बी वाला बन जाएगा।
तो ये सवाल भी आप सभी का यहाँ पर सॉल्व हो चुका है और आप सभी लोग इस बात को भी समझ पा रहे होंगे। ये सवाल लग जाने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के यहाँ पर आ चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, इसको पहले आप समझिएगा। यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय परसेंटेज में निर्मित करता है। यदि पाई चार्ट का लिखा है, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। जबकि परिवार की कुल मासिक आय 33,650 रुपये है। आपको मासिक आय रखिए, मासिक आय ध्यान रखिएगा, ठीक है। मासिक आय आपको रखी है। सवाल यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पर बताया गया आपको है, जो आपको इधर रखा है ना, ये आपको ना तो परसेंटेज में दिया गया है, ये आपको सिर्फ नंबर बाय नंबर रखा है। लेकिन मैं आप एक बात आपसे कहूँगा, ये जो आपको रखा है ना, ये भी आपका टोटल 100 होगा। परसेंटेज में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये भी जो दे रखा है ना, आपको ये 100 ही दे रखा है, ठीक है। टोटल 100 आपका है। आपको बताना क्या है कि घर का प्रतिमाह किराया कितना है। घर का प्रतिमाह किराया, घर के किराए की बात करेंगे तो नंबर मतलब बी वाले में आपको जाना पड़ेगा घर के किराए पर। तो बी वाले में आप पहुँचे, बी वाले में आप गए तो आपने देखा 18, तो 18 यूनिट आपका बन रहा है ना किराया। अब आप ये देखेंगे कि टोटल आपका कितना है आय, 33,650 रुपये। देखिए लिखा है परसेंटेज में, तो इसका मतलब ये आपको परसेंटेज में ही दे रखा है, ठीक है। पढ़ नहीं पाया सही थे, अब पढ़ लिया। यहाँ पर परसेंटेज में ही आपको दे रखा है, तो इसका मतलब दोस्तों आपका जो 18% है, आपको इसका वैल्यू आपको निकाल देना है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे आपको आय दे रखी है टोटल मासिक, तो आपको 100% की वैल्यू यहाँ पर दे भी रखी है। कितनी आपको दे रखी है, आपको दे रखी है 33,650। 33,000 आपको 650 दे रखी है, तो आप यहाँ पर जीरो से आप जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 पंचे 10, ठीक है। या 2 से ना काटे, अगर हम यहाँ पर एक और जीरो कम करें, हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। हमारा आ जाएगा 1% की वैल्यू आपकी आ गई है 336.5। आप इसमें क्या करेंगे, आप लोग इसमें भी 18 से गुणा करेंगे, इसमें भी 18 से गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 18%। और इसकी वैल्यू निकल देखिए कितनी आ गई, देखिए 18 पंचे 90 का जीरो, यहाँ से लगा 9, 18 चंगा 108, 108 और 9 17, 17 सात लगा 11, 18 यहाँ 54, 11 कितना हुआ 65 का 5 से लगा 6, 54 और 6 60, तो आपका आ गया 60 57। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बना, ठीक है। 66,057 रुपये। ये दोस्तों क्या हुआ, ये आपका हुआ है घर का प्रतिमाह किराया, ये हो गया आपका, ठीक है। तो पहला वाला आप सभी का सवाल लग चुका है यहाँ पर है। अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, प्रश्न नंबर 2 के बारे में। भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल मासिक आय बचती है। भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद, देखिए भविष्य निधि की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एफ वाले को भविष्य निधि में आपको रखा है, और घर के किराए की बात करेंगे तो बी वाले को आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको रखा है घर का किराए के बारे में दोनों, ठीक है। और इन पर भुगतान करने के बाद में, इसके बाद तो पहले हम देख लेते हैं कि जो बी आपका है और जो एफ है, इसमें कितना भुगतान हो जाता है। तो बी में आपको जाता है 18 और एफ में आपको हो जाता है 12, तो 18 + 12 हो जाता है टोटल, मतलब इन दोनों में मिलाकर कितना होता है, इन दोनों में आपका हो जाता है 30% भुगतान, ठीक है। और आपको देखना है कि इसके बाद में परिवार की सकल मासिक आय कितनी बचती है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, टोटल आपका 100% होता है। अब जब इतना खर्च कर दिया ना, तो आपका बचा कितना, पूछा गया परिवार की सकल मासिक आय कितनी बचती है। तो अगर दोस्तों यहाँ बचत की बात करेंगे, अब इसके बाद में कितना बचा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 70% बचा है अब, क्योंकि 30% खर्च कर दिया है, तो आपका 70% बचा हुआ है। इसी को आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, आपको देखा है टोटल आपको देखा है मासिक आय कितनी है 33,650, मतलब आपको यहाँ पर 100% की आपको वैल्यू देखिए कितनी आपको देखिए, आपको देखिए 33,650। और आपको यहाँ पर निकालनी कितने, आपको निकालनी 70% की, तो आप यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे। अब 10 से आपका 70 आया, तो मतलब 7 से गुणा यहाँ पर क्या गया ना, तो आप 7 से गुणा यहाँ पर कर देंगे। 7 35 का 5 हाथ से लगा 3, 7 छंग 42, 42 3 45 का 5 हाथ से लगा 4, 7 यहाँ 21 4 25 का 5 हाथ से लगा 2, 23, 23,555। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बना, ठीक है। 23,555 रुपये। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी सवाल नंबर दूसरा सॉल्व हो चुका है, और आप सभी लोग यहाँ पर बात को समझ भी गए होंगे। प्रश्न नंबर 3, भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत कितनी होगी। भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत, ये देखिए
भविष्य निधि के रूप में बचत की अगर हम बात करेंगे तो एफ वाला आपका है 12%। तो आपने यहाँ पर अभी 1% की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी आपकी आई थी? आपकी आई थी 33,6 मतलब 33.5। ये आपके दोस्तों यहाँ पर 1% की वैल्यू आपकी आई थी, ठीक है। और आपको बताना है कि भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत कितनी होगी। देखिए, अगर भविष्य निधि के रूप में देखें तो हमें यह पता है कि 12% यहाँ पर है, तो 12% निकाल वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ से 12% की निकालेंगे वैल्यू, कितनी आपकी आएगी? तो आप इसमें 12 से गुणा कर देंगे। 12 पंचे 60 का 0, हाथ से लगा 6, 12 छंग 72, 6 78 का 8, हाथ से लगा 7, 12 तियाँ 36, 36 सात कितना 42, 43 का 3 43, ठीक है, हाथ से लगा 4, 12 तियाँ 36 4 40। तो आपका कितना हो गया? 4,000 आपका हो गया 38 रुपये, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 12% की वैल्यू। लेकिन बहुत से बच्चे इसके बाद कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें आंसर नहीं मिलता है। कितना है? 4,038 आपका यहाँ पर निकल के आया। लेकिन आपसे में नहीं है, सवाल को सही से पढ़िए। सवाल कह रहा है कि भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत कितनी होगी, और ये जो आप निकाल रहे हैं ना, ये आपकी मासिक आय थी। तो ये जो आपके निकल के आ रहे हैं ना, ये वाले, ये आपकी मासिक बचत आ रही है। मासिक बचत 1 महीने की बचत आपकी आ गई इतनी, आपको निकालनी है वार्षिक बचत। तो आपको इसमें 12 से गुणा कर देना है, अब आपका निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप सवाल लग जाएगा, वरना आप कन्फ्यूज रहेंगे, सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो गुणा करिए इसका अब इसके बाद में, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इतना कर लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जब आज 4,000 हमारा जो 38 आया ना निकल के, इसके इसमें गुणा करेंगे। 12 अट्ठे 96, 96 का 6, यहाँ से लगा 9, 12 तियाँ 36, 9 45, 12 चौक 48, 48 45 6 कहाँ पर है? ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाले में, ठीक है। 48,445 456, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे लिखा है परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रतिमाह व्यय की जाने वाली धनराशि कितनी है। परिवार द्वारा भोजन मनोरंजन, तो भोजन की बात करेंगे तो भोजन पर ये हो गया ए, और मनोरंजन की बात करेंगे तो सी। तो ए और सी की बात करेंगे कितना हुआ? 34%। ये आपको दोस्तों निकालनी है। आपको ये पता है कि 1% की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। आप कितनी आपकी आई? 33,650। और आपको जितने के निकालने गुणा कर दीजिएगा। आपको निकालनी 34% की, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 34 की निकालेंगे, ठीक है। ये तो 100% की आपकी है। यहाँ से आपको निकालनी 34% की, क्या करेंगे हम लोग? हम लिखेंगे 33,650, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पर, ऐसा मत करो, ठीक है। यहाँ से आप 1% की लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें 2 के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, सीधे। ये तो आपको पता, आप निकाल चुके हैं इसके पहले। और आपको यहाँ से निकालनी है 34% की वैल्यू, तो आप 34 गुणा कर देंगे इसमें बस। हमारा ये जीरो तो फिर किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी गुणा करेंगे। 4 पंचे 20 का 0, हंस लगा 2, 6 चौक 24, तो 26 का 6, हंस लगा 2, 4 तियाँ 12, तो 14 का 4, हंस लगा 1, 3 चौका 12 13, गुणा करेंगे। 3 15 का 5, हंस लगा 1, 3 छक्का 18, 1 19 का 9, हंस लगा 1, ठीक है। 3 तियाँ 9 1 10 का 0, हंस लगा 1, 3 तियाँ 9 1 10, कितना आपका ये हो गया 0 पॉइंट। फिर आपका 6 5 11 का 1, हंस लगा 1, 9 1 10 चल चला, हंस लगा 1 4 1 1, 11,441 आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है ना। तो आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको भी। यदि परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रतिमाह परिवार की बचत की राशि क्या होती। तो दोस्तों बात को यहाँ पर समझिएगा। सवाल में कहा गया है कि यदि परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रतिमाह बचत की राशि क्या होती। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि भविष्य निधि जो है इसके रूप में बचत होती है, तो एक तो ये है। और दूसरा पॉइंट, सवाल ये कह रहा है कि अगर बच्चे ना होते तो बच्चों की शिक्षा पर, देखभाल पर जो खर्च होता ना, ये भी बच जाता। बात को समझिए। तो आपका ये डी वाला भी यहाँ पर बनेगा, ठीक है। कि आपका जो डी वाला है इसमें आपका लिखा हुआ है कि बच्चों की शिक्षा और देखभाल पर व्यय जो है इसकी बचत, और भविष्य निधि की बचत। तो टोटल दोस्तों अगर बचत की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो कौन कौन सा, डी और एफ, ये दोनों में टोटल आपकी बचत होगी, ठीक है। तो कितना कितना, एक तो 12 और एक तो 23, तो 12 + 23, इसका मतलब क्या हुआ 35% की आपको क्या हो जाएगी टोटल बचत, ठीक है। कितनी होगी? 35% की। अब आपको यही निकालनी है, तो आप लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप सभी को ये पता है कि इसकी परिवार की कुल मासिक आय कितनी है, 33,650 रुपये।
इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपका जो 100% है ना, इसकी वैल्यू आपकी है 33,650, 100% की। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो आपका ये 10% की वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है, और अगर आप एक जीरो और कैंसिल करेंगे तो आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 1% की आपके निकल के यहाँ पर आ गई। अब आपको निकालनी है 35% की। तो इसके लिए आप एक काम करेंगे ना, आप लोग इसमें 35 से गुणा कर दीजिए। देखिएगा, गुणा करने के बाद देखिए 55 25 का 5, ठीक है, हाथ से लगा 2, 6 पंचे 30 तो 32 का 2, हाथ से लगा 3, 5 तियाँ 15 और 3, 15 3 18 का 8, हाथ से लगा 1, 3 तियाँ 5 तियाँ 15 और 1 16। फिर से एक बार देखिएगा, देखिए 55 25 का 5, हाथ से लगा 2, 6 पंचे 30 तो 32 का 2, हाथ से लगा 3, 5 तियाँ 15 3 18 का 8, हाथ से लगा 1, ठीक बिल्कुल सही है। 5 तियाँ 15 का 5, हाथ से लगा 1, 6 तियाँ 18 1 19 का 9, हाथ से लगा 1, 3 तियाँ 9 1 10 का 0, हाथ से लगा 1 9 1 10, इतना आपका हुआ। ठीक है, तो 5 फिर पॉइंट लगेगा। फिर देखिए 7 8 9, 17 का 7, हाथ से लगा 1, 6 1 7 1 1, तो कितना आपका दोस्तों यहाँ बना है, आपका बना है 11,777.5 और जीरो आपका लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, निर्देश आपको दे रखा है और अब आपको यहाँ पर इन सवालों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर निर्देश को पढ़िएगा। 18,000 रुपये मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तालेख में दिया गया है। वृत्तालेख का अध्ययन करें और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो आपको पाईग्राफ दिया गया है ना, पाई चार्ट, इसमें दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपको दे रखे हैं कोण, कितने कितने डिग्री का बन रहा है। मैंने आपको बताया था अगर आपका कोण वाला होगा तो आपका टोटल ये होगा 360 डिग्री का। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। ठीक है, पहला सवाल आप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपको मासिक आय दे रखे 18,000 रुपये, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आप सवाल को लगाएंगे। सवाल कह रहा है कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। शिक्षा पर व्यय कितना है, 65 डिग्री, किराए पर कितना है, 70 डिग्री, और शिक्षा पर व्यय जो है वो किराए पर से कितना कम है। तो देखिए किराए पर 70 है, शिक्षा पर 65 है, तो इसका मतलब 5 डिग्री यहाँ पर आपका अंतर आ रहा है, 5 डिग्री। बात को समझिए कि 5 डिग्री कम है, लेकिन आपको बताना है रुपए में। तो अब यहाँ पर हमें सवाल लगाना पड़ेगा थोड़ा। आपको यहाँ पर ये रखा है कि 360 डिग्री जो आपका है ना, इसकी वैल्यू आपको रखी है 18,000 रुपये। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये काटेंगे आप लोग, इसको काट देंगे 36 का 36, 36 पंचे आपका होता है 180, आपका है 50। तो 1 डिग्री जो आपका है ना, 1 डिग्री, इसकी आपकी वैल्यू आ गई 50 रुपये 1 डिग्री की। आपको निकालनी 5 की, तो आप क्या करेंगे, 55 25, तो आपका आएगा 250 डिग्री, 250 रुपये, 250 रुपये। ठीक है, तो 5 डिग्री की आप वैल्यू निकालेंगे, आपका कितना आएगा, 250 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। तो पहला सवाल तो आपने यहाँ पर देखते ही इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आप सभी लोगों के ये बात समझ में भी आ गई होगी। दूसरे सवाल के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जब। ठीक है, तो दूसरे को आप देखेंगे, कह रहा है किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है। किराए पर व्यय कितना है, 70 डिग्री, विविध उद्देश्यों पर कितना है, 40 डिग्री, और कह रहा है किराए पर जो व्यय है ना, वो विविध उद्देश्यों के लिए कितना व्यय से कितना अधिक है। तो ये जो आपका किराए वाला 70 है ना, ये आपको बताना है ये 40 डिग्री से कितना ज़्यादा है। तो इससे ये 30 डिग्री ज़्यादा है, ये तो आपको दिख रहा है ना। ये बात आपको बतानी है परसेंटेज में। तो कैसे बताएंगे, आपको पता है 30 ज़्यादा है, किससे, 40 से, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। बस इतना सा आपको काम करना है। क्या मैंने आपको बताया है कि 30 ज़्यादा है और किससे, विविध में कितना था, 40। तो आप यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे। ठीक है, तो कितना आपका आएगा, आपका ये तो कट जाएगा, ठीक, खत्म हो जाएगा। 4 1 4, आपका आएगा कितनी बार, 25 बार, और 25 यहाँ 75%। ठीक है, तो आपका आएगा 75%। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा और कितना बन जाएगा, 75%। तो सवाल नंबर दूसरा भी आप सभी का सॉल्व हो चुका है, आप किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर। आगे बात करेंगे 3 नंबर के बारे में कि विविध पर मासिक व्यय कितना है। विविध पर कितना है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। आपको पता है टोटल आपका है 18,000 कितने का, 360 डिग्री का। ये आपको पता कितना है, आपका है 18,000 रुपये। यहाँ से पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, 36 1 36, 36 पंचे 180, आपका जीरो आ गया। ठीक है, 1 डिग्री दोस्तों आपका आ गया 50। और आपको बताना विविध पर मासिक व्यय कितना है। तो विविध पर आपका है 40 डिग्री,
तो इसका आप निकाल देंगे, ठीक है। तो 4×5 = 20, आपके 2 जीरो लगेंगे, तो 2000 रुपये आपका यहाँ पर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, ठीक है। और कितना बनेगा? 2000 रुपये। बात को समझिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। आपका 2000 रुपये विविध पर मासिक व्यय जो आपका है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पर निकालना है चौथा सवाल लगाना है, ठीक है। चौथे वाले में यही देख लीजिएगा, भोजन पर मासिक व्यय कितना है। और भोजन पर कितना है? भोजन पर 105 डिग्री है। भोजन पर आपको निकालना है। आपको ये पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू आपकी है 50। तो आप लोग 105 के निकालें, कितनी आपकी आएगी? आप 50 से गुणा करेंगे तो 0, 105 पंचे तो 525, तो 5250 रुपये आपका आएगा, ठीक है। 5250। तो यहाँ पर भी आपने इस सवाल को लगा दिया है, ठीक है। कितना आ गया आपका? 5250 रुपये आपका यहाँ पर भी आ गया है, ठीक है। और ये बात भी आप सभी के समझ में आई होगी। लास्ट प्रश्न आपका बचा है, मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है। मासिक बचत है 80 डिग्री की, और कह रहा है शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है। मतलब जो आपका 80 है ना, 80 है, ये आपका 65 से कितना ज़्यादा है। तो आपने यहाँ पर देखा ये 15 ज़्यादा है, 65 से 15 ज़्यादा है। बस गुणा कर देंगे 100 से। बात को समझिए, मासिक बचत 100 से गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि मासिक बचत जो है वो मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो अधिक कितनी है, ये इसका अंतर आप निकालेंगे ना, तो आपका आएगा 15 डिग्री अधिक है, ठीक है। 15 डिग्री, ये सब अंश में है, ठीक है। अंश में 15 ज़्यादा है ना। आपको ये पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू आपकी आई थी 50। आपको निकालनी 15 की, तो 15 अपना कितना होगा? 75। आपका आएगा 750 रुपये। तो इसके लिए आपका 750 रुपये बिल्कुल आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका इस किताब का लास्ट प्रश्न आपका बचा हुआ है, ठीक है। अंतिम प्रश्न आपका है इस बुक का भी, और चैप्टर भी खत्म है, ठीक है। आपकी किताब भी यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। एक एक सवाल मैंने आपको बताया है। अगर आपको कोई सा भी सवाल पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। सभी सवालों को मैंने आपको बताया, ठीक है। कोई सा सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा नहीं है पूरी किताब का। प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए यहाँ पर पाई चार्ट आपको दिया गया है, भूमि के वितरण को बताया गया है। और आगे आप पढ़ेंगे इसमें तो आपको बताया गया है कि 1 से 4 तक उत्तर दीजिए। प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको डिग्री में दे रखा है, ठीक है। पहला सवाल देखेंगे, सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि की कितनी % है। सड़कों पर जो भूमि है बसी, देखिए ये आपको बताए गए हैं कि कौन कौन सी सड़कों पर है, कौन सी बसी भूमि है। आपसे कहा है कि सड़कों के उपयोग में आई भूमि, सड़क वाली भूमि अगर बात करेंगे तो हमारी ये वाली है, ठीक है। ये सड़क वाली है। ये कौन सी? ये सड़क वाली है। कितनी है? 20 डिग्री। और सड़क के उपयोग में आई भूमि ये हो गई। और किसकी बात करेंगे? बसी हुई भूमि की। तो बसी भूमि कौन सी है? तो बसी भूमि की बात करेंगे तो ये वाली बसी भूमि है, ये बसी वाली है। ये कितनी है? 60 डिग्री। और आपको बताना है कि सड़कों के उपयोग में आई भूमि जो है बसी भूमि की कितनी % है। कि सड़क वाले जो 20 है ना, ये 60 की कितनी % है ये आपसे बताया। तो 60 में गुणा कर देंगे 100 से, परसेंटेज में निकलना ना, तो आप चेंज कर देंगे इसको। तो 20 × 20, 20 × 60, और 3 से आप काटेंगे, आपका आएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों। पहले का सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। 33 सही 1/3%। प्रश्न नंबर दूसरा, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है, गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है, मैं टोटल बिल्कुल, ठीक है। तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है। देखिए टोटल क्षेत्रफल आपको रखा है, तो आपको ये पता है कि कुल आपका बनेगा, तो आपका बनेगा 360 डिग्री, और ये आपको रखा है 7200 एकड़। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर पहले देख लीजिए क्या निकालना है। कुल तर भूमि का क्षेत्रफल, तर की बात करेंगे, तर ये वाली है, ठीक है। ये वाली है आपकी, ये वाली, ये है तर। कितनी आपको निकालना है? 70 डिग्री की वैल्यू, ये आपको यहाँ से निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर 0 से आपका 0 कैंसिल होगा। 36 × 36, 36 दूना 72, आपका आ गया 20। तो 1 डिग्री की वैल्यू आपके आ गई 20, ठीक है। 1 डिग्री की आपके आ गई 20। अब आपको 70 डिग्री निकालनी, तो आपका आएगा 1400 एकड़ आपका आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 1400 एकड़ आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। 3 नंबर के बारे में बात करेंगे, कुल भूमि का कितना % कृषि के उपयोग में लाया गया। अब देखिए
कृषि के उपयोग में लाया गया ना वो आपका ये वाला है, ये वाला कितना आपका है 90 डिग्री। और टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो 90 डिग्री लाया गया कितने में से 360 में से। और आपको बताना क्या है परसेंटेज में, ठीक है, परसेंट लाया गया तो आप गुणा कर देंगे 100 का। बिल्कुल सिंपल सवाल आपका है। 9 1 9, 9 4 36, 4 से काटेंगे आपका जाएगा 25%, ठीक है। कितना आएगा आपका 25%। तो यहाँ पर आपका आएगा 25%, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात। देखिएगा बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात, बंजर की बात करेंगे तो कितना है 120 डिग्री है। अनुपात आपको निकालना है कृषि भूमि, कृषि कितनी है कृषि वाली आपकी 90 डिग्री। और इसका आप जब निकालेंगे अनुपात तो कितना आपका आएगा, काटेंगे 3 3 9, 3 चौको 12, ठीक है, 3 चौको 12, 3 4 9, तो आपका आएगा 4:3। तो 4:3 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपके यहाँ पर लगभग 34 चैप्टर थे, ठीक है। कितने आपके चैप्टर थे यहाँ पर 34 चैप्टर, 1 से लेकर 34 तक आपके 34 चैप्टर हुए, जिन्हें बिल्कुल समाप्त कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। सभी चैप्टर एक एक सवाल करके आपके बिल्कुल कंप्लीट किए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने, ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं या इनमें से कोई सा भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग चैप्टर को पढ़िएगा। प्रत्येक चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया भी गया है। और अगर आपका कोई साथी है वो आप एसटी यादव मैथ को सीख रहा है ना, सीखना चाहता है या लगा रहा है, लगा नहीं पा रहा है सही से, तो आप उसको बताइएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि आप एसटी यादव मैथ अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। चैनल का आप लोग नाम बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। मिलते हैं आपसे, अब अगली बुक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उससे आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।